अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कनेक्टिव पाकिस्तानी शो और मैं हूं आपका होस्ट मोनिम बातूनी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है फरजाना। और फरजाना शाह कहाँ से रहती हैं, क्या करती हैं, इनके बारे में इनसे पहचानेंगे, इनको जानेंगे। इससे पहले अगर इनके बारे में मैं अगर थोड़ा बहुत बताता चलूँ तो फरजाना शाहीन साहिबा बेसिकली एक टीचर हैं और साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं। तो इनसे इनके बारे में जानेंगे, इनके कैरियर के बारे में जानेंगे, टीचिंग के हवाले से कुछ सवालात करेंगे, फिर इनके यूट्यूब चैनल के हवाले से भी जानेंगे किस तरह का यूट्यूब चैनल है, क्या सिखाती हैं उसमें, कितने अरसे से अपने यूट्यूब चैनल चला रही हैं। तो बगैर किसी ताखीर के आज की हमारी गेस्ट मिस फरजाना शाहीन को अपने शो में खुशामदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मैडम आपका कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे शो में तशरीफ लेकर आई। यू आर वेलकम। बल्कि हमारे अच्छा मैडम लिए मैं एजाज की बात है कि कुछ भी कर रहे हैं तो आप लोग प्रोमिनेंट कर रहे हैं उन लोगों को, अगर जो लोगों की नजरों से ओझल हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं या जो कुछ आप कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है जिनके लिए आप कुछ कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली बस हमारा यही एक मकसद है कि लोगों को सामने लेकर आए, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि लोग उनको पहचान सके, लोग जान सके कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरा तफसील से हमें आगाह करें, हमारे देखने वालों को, कि फरजाना शाहीन साहिबा कौन है, क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं। जी, फरजाना नाम नाम एक पहचान है तो फरजाना शाहीन। और उसके बाद इस वक्त मैं न्यूयॉर्क में हूँ और टीचिंग, सबसे ज़्यादा टाइम मैंने टीचिंग में गुजारा है। और वो सऊदीया में स्टार्ट की मैंने टीचिंग 91 में, और 2014 तक मैंने वहाँ पे टीचिंग की। और दो सिटीज़ जो हैं वहाँ के, एक रियाद में और एक जद्दा में। रियाद में पहले थी, वहां से स्टार्ट किया था, 2001 तक मैं वहीं पे थी। फिर उसके बाद जो है मुझे जरूरत थी कि मुझे अकामा मिल जाए, तो वहां पे नहीं था। तो वो मौजूद था कि जद्दा का स्कूल दे रहा था, तो मुझे वहां पे मैंने वहां ट्रांसफर तो नहीं, नई जॉब वहां पे स्टार्ट हुई, लेकिन ये कि वहां पे मुझे ये चीज मिल गई तो वहां पे कैरी ऑन किया। फिर अभी जो हूँ इस वक्त मैं न्यूयॉर्क में 2014 से हूँ, और यहाँ पे भी टीचिंग, मतलब उससे वाबस्ता हूँ। यहाँ पे भी ट्यूशंस वहाँ पे भी होती थी, यहाँ पे भी वो भी चल रही हैं। तो यहाँ पे इसके साथ साथ जो है वो सीजनल, जो कि मैंने आपको नहीं पहले बताया था, टैक्स जो है, टैक्स फाइलिंग जो होती है, इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उससे भी मैं वाबस्ता हूँ। वो सीजनल जॉब होती है। सीजन एक होता है जब टैक्स फाइल करना होता है, आपको पता है कि एक टाइम होता है, उसके दौरान वो भी कर रही होती है। इसके अलावा सही। जिंदगी को चलाने के लिए जब आपको पता है कि आपने कुछ करना है, खास तौर पे बजाय इसके कि आप दूसरों की तरफ देख रहे हों कि कोई आपकी आके मदद करे, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि मैंने कोशिश की कि मैं खुद करूँ। और मेरे जो बच्चे हैं उनको कल कोई ये ना कहे कि हमने ये तुम्हारे लिए किया था इसलिए तुम आज इस मुकाम पे खड़े हो, तो बच्चे वो शर्मिंदगी महसूस ना अपनी लाइफ में करें। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की। मैं स्कूल भी जाती थी, स्कूल के बाद मैं घर पे आके ट्यूशंस पढ़ाती थी। फिर मैं सऊदीया में थी तो पाकिस्तानी, वहाँ पे सऊदी फैमिलीज को उन दिनों स्टार्ट हुआ था कि इंग्लिश सीखनी है, तो फिर उनको इंग्लिश टीच करने के लिए सऊदीज के घर में भी जाती थी। घर में भी जब जब तक सऊदीज को नहीं शुरू किया था तो 2 शिफ्ट्स में मैं ट्यूशंस पढ़ा रही होती थी। और इसके साथ साथ मैं ज्वेलरी होलसेल से लाके सेल कर रही होती थी। फिर मैं पाकिस्तान से कपड़े लेके आती थी, मैं वो सेल कर रही होती थी। फिर मैं मेकअप जो है एवॉन से, वो उनके साथ थी, वो कर रही होती थी। मतलब जितने भी मुझे सोर्सेज मिल सकते थे कि मुझे अपने बच्चों को उनकी परवरिश करनी थी, मुझे जरूरत थी, तो इसलिए कोशिश कर रही थी। पढ़ाई का ये शौक था। जी जी। जी जी, बोले बोले, पढ़ाई का। हाँ जी, पढ़ाई का मतलब एक शुरू से होता है कुछ बच्चों को कि नहीं आप, मतलब हमने पढ़ना, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान ज्यादा था एजुकेशन की तरफ। तो मैं पढ़ना चाहती थी, और उसके लिए मैं अपनी वालदा की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। उनको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे कि उन्होंने मुझे, मतलब हम बहनें दोनों जो थी, उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़ना चाहती हैं पढ़ें। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, सारी जो है ना मुखालफतों के बावजूद। तो शुक्र है कि उसी को, एजुकेशन को यूज करके आज ये है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो ये उन्हीं की वजह से है, सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो मतलब मैंने बीए, अभी बैचलर बल्कि कंप्लीट नहीं हुआ था तो शादी हो गई। मैं आगे पढ़ना चाहती थी,
लेकिन पता है ना पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो, तो खैर फिर मैं सऊदीया में होते हुए भी कोशिश करती थी कि मैं मास्टर्स कंप्लीट कर सकूं, लेकिन कुछ जिंदगी की मसरूफियात, जो जिम्मेदारियां थी, और कुछ वहां पे मुझे चांस नहीं मिला जो कुछ मैं पढ़ना चाहती थी। फिर वक्त के साथ साथ वक्त गुजरता गया, फिर एक मौका मिला। आफ्टर 25 years मैंने MBA फिर जो है उसमें एडमिशन लिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू, और वो मैंने फिर कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। 2014 में ही मैंने कंप्लीट किया, 12 में मैंने स्टार्ट किया उसको, तो वो चीज़ कंप्लीट हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, आपने बताया जिस तरह कि आपने पढ़ाई भी अपनी आपने कंटिन्यू की 2012 में गालिबन, और 2014 में आपने अपना MBA किया। इससे पहले आपने सिंपल BA किया हुआ था। जी ये बताएं कि आपने पढ़ाई आपने की, अब MBA की है, उससे पहले आप टीचिंग के शोबे से वाबस्ता रही, तो इसके साथ साथ जब आप सऊदी अरब गई, और सऊदी अरब से आप ऑब्वियसली उससे पहले आपका ताल्लुक जो बुरे वाला शहर से, और बुरे वाला पंजाब का एक छोटा सा शहर है, शायद बिल्कुल। काफी सारे लोग ना जानते हो, लेकिन काफी मशहूर शहर है। उसकी कुछ दो तीन वजूहत है। एक मुझे भी पता है कि बुरे वाला एक्सप्रेस, यानी कि वकार यूनुस आपके वहाँ शहर से बिल्कुल। उनका ताल्लुक है, बिल्कुल। उस बिल्कुल। वजह से भी लोग उनको जानते हैं। इसके अलावा बुरेवाला की शहर की क्या खसूसियात है, उसके हवाले से अगर आप थोड़ा सा हमें बता दें, ताकि हमारे देखने वालों को पता चल सके किस शहर से हमारे आज की गेस्ट है। जी बिल्कुल। जो सबसे पहली पहचान थी वहां पे, दाऊद टेक्सटाइल मिल्स जो है वो वहां पे है, पहली पहचान वो है। फिर उसके बाद जो दूसरी, ये जैसे आपने बता दिया बुरेवाला एक्सप्रेस है। अ, मेरा ताल्लुक डायरेक्टली बुरेवाला से नहीं है, बुरेवाला के पास एक गांव है, वहां से है। तो फिर अभी जो है इस वक्त इरफान जो है हमारे क्रिकेटर, सबसे टॉल वाले, जी। वो जो मोहम्मद है वो इरफान। भी, बिल्कुल, वो जो है वो पाकिस्तान, वो भी हमारे उधर मतलब साथ का गांव है, वहां से, यानी ये गांव है हमारे, और ये साथ कह रहे हमारे करीब तरीन जो शहर है वो ये है, तो वो भी वहां से हैं। तो और अभी इस वक्त वहां पे इतने इंस्टीट्यूशन हैं, मेरा ख्याल है उसको कुछ नाम एजुकेशन से रिलेटेड दिया गया है, सिटी ऑफ, मुझे एग्जैक्टली वर्ड अब याद नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के बन गए हैं, बहुत लोग उस तरफ एजुकेशन की तरफ हैं, और काफी तरक्की कर ली हुई है अब तो। बहुत अरसे बाद मैं अभी अभी लास्ट दिसंबर में गई थी, तो बहुत चेंज हो गया है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की पे है। सही। अच्छा, ये बताएं कि बुरे वाला शहर से आप सऊदी अरब चली गई, और फिर वहां जाके आपने अपना टीचिंग कैरियर स्टार्ट किया। तो उस टीचिंग कैरियर के दौरान आपने दो शहरों का नाम लिया, एक रियाद और जद्दा, दो बड़े शहर हैं सऊदी अरब के, यानी कि ऑब्वियसली अगर आपने वहाँ पे जो रहने वाले हैं, बाकी तो मक्का और मदीना दो शहरों को जानते हैं लोग, लेकिन जो जी वहाँ की रिहाइश पजीर लोग हैं वो इन दो शहरों से वाबस्ता होते हैं अपनी जॉब के सिलसिले में। तो आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई रिगार्डिंग टीचिंग, जब आप वहाँ पे एज अ टीचर गए? अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं, पेरेंट्स मेरे बुरे वाला से थे, शादी होके मैं लाहौर गई थी, और लाहौर से फिर जो हस्बैंड चले गए रियाद, तो फिर उसके बाद मैं वहां पे गई थी। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की, यानी टीचिंग में जाहिर है कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, तो लेकिन मतलब था कि अगर टीचर्स हैं, जाहिर है एक बहुत ज्यादा उस वक्त, मैंने 91 में यानी मैं ज्वाइन किया, सॉरी, यस, जी जी, मैं 91 आपको में। सुन रहा हूँ। हाँ जी, 91 में मैंने जो ज्वाइन की थी टीचिंग, यानी जब मैंने इंटरव्यू के लिए गई, तो उससे पहले बल्कि पता था यही कि वो टीचर्स को ले रही हैं, अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं भी है ना तो तब भी वो लोग हायर कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे था कि ओके हो ही जाएगा, तो वो हो गया। टीचिंग के दौरान बाकी तो प्रॉब्लम्स, मतलब आप वही बात है कि तैयारी, आपका इंटरेस्ट किसी चीज में होता है तो फिर आप वो कर ही लेते हैं। तो कह लें कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में था कि टीचिंग करनी है, कन्वे करना है, बच्चों को समझ आनी चाहिए, तो वो तो इतना मसला नहीं हुआ, सिवाय इसके कि जो पेरेंट्स की से मैं कह रही हूँ, मैं कहूंगी कि उनकी तवज्जो शायद थोड़ी सी बच्चों की तरफ कम होती है, जो मुसलसल प्रॉब्लम मैं देख अभी भी देख रही हूँ। तो जैसे स्कूल में बच्चे आते थे, तो वो सुबह में असेंबली हो रही है और उसमें वो गिर रहे हैं बेचारे, थोड़ी देर, जितनी देर टाइम में असेंबली हो रही है वो गिर जाते थे। इट मीन्स कि उनका नाश्ता नहीं था या उनकी नींद पूरी नहीं थी, ऐसी ऐसी सिचुएशन होती थी उनकी। तो वो रातों के सोए नहीं हुए, पार्क में गए हुए थे, हम किसी के घर गए हुए थे, ये रीजन समझ आती थी। पढ़ाई में डायरेक्टली मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, लेकिन बच्चों के हिसाब से जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो प्रॉब्लम्स थी। फिर इसी तरह से अगर
बच्चे जो हैं वो मतलब पेरेंट्स की है, क्योंकि ये कम तवज्जो ही है इनकी तरफ। एक बच्चे की मैंने राइटिंग में देख रही हूँ, मतलब कॉपीज आती थी जब काम करवाया, चेक कर रहे हैं, तो उस दौरान बच्चे जो हैं वो राइटिंग इतनी खराब लिख रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही कि क्या लिखा है, लेकिन हाँ मिलते जुलते लफ्ज हैं। तो वहां पे आपको समझ आता है कि बच्चा देख नहीं पा रहा है शायद, तो इस वजह से फिर उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट, जब मीटिंग होती थी फिर, या उनको नोट लिख के भेजते थे कि प्लीज इनकी आई साइट चेक करवाएं। मतलब पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने जब चेक करवाई, जब मैंने मैसेज ये मतलब उनको दिया, कुछ दिनों बाद देखा बच्ची ग्लासेस के साथ आई है, वो उसने ऐनक पहनी हुई है, तो पता चला कि आई साइट वीक थी, जो कि पेरेंट्स को नहीं पता था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी पेरेंट्स से और टीचर से भी, साथ के देखें बच्चे की प्रॉब्लम, सिर्फ जो ये सोच के कि ये काम अच्छा नहीं कर रहा आप उसको मारें या डांटें, उसकी बजाय उस मसले को तलाश करें जिसकी वजह से बच्चे का ये बिहेवियर है, अगर वो वीक है या कोई भी प्रॉब्लम है। तो मेरा कंसर्न सबसे ज्यादा इसी तरफ है कि हमें मसले जो हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उस पे आप जो है उस बच्चे को जिसने वो रिजल्ट क्रिएट किया है उसको डांट डपट की बजाय आप उसके पीछे उसकी रूट तलाश करने की वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं कोशिश यही करती थी, और अभी भी मजीद, जैसे अब कहने की जरूरत आ गई, आप कह ले कह सकते हैं, तो एक मौका मिल रहा है मुझे, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो मैं ये कन्वे करना चाह रही हूँ उसमें पेरेंट्स से भी और टीचर से भी। टीचर्स क्लास में बच्चों को देखें, अगर पेरेंट्स नहीं देख पा रहे तो आप उनको उन तक ये कन्वे करें कि वो प्लीज इस चीज का ख्याल करें, अपने बच्चों की तरफ बहुत तवज्जो दें, ये आगे मुस्तकबिल है आपका भी और मुल्क का भी। एग्जैक्टली ये मुल्क का मुस्तकबिल है। अच्छा, टीचिंग के दौरान आप कौन सी क्लास को पढ़ाया करती थी, पढ़ाती हैं, और एग्जैक्टली आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हैं स्कूल के अंदर? पाकिस्तान में जैसा स्कूल का सिस्टम है वही तकरीबन जो सऊदीया में भी वही चला, क्योंकि वो कम्युनिटी का स्कूल था, यानी एम्बेसी की तरफ से जिसको कहते हैं आप, एम्बेसी का स्कूल था। इंटरनेशनल दूसरे कंट्रीज भी स्टूडेंट्स थे वहां पे, अगर किसी का इंटरेस्ट है, या हो सकता है कि पेरेंट्स में कोई एक जो है पाकिस्तान से है, तो इस वजह से भी वो पाकिस्तानी स्कूल में आ रहा है, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी कम्युनिटी थी। तो फेडरल बोर्ड था, और अब चूंकि कह लें कि मिनी पाकिस्तान, तो मोस्टली वही चीजें ही चल रही होती थी। जिस जिस टीचर की, उनको जिस सब्जेक्ट की टीचर की जरूरत है, चाहे आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन किसी चीज में भी है, तो आपको कहते थे इस चीज में चाहिए हमें इस वक्त, तो आप करवा सकती हैं, ओके जी हमें भी जरूरत है जो आप भी करवा सकते हैं। लेकिन मेरा सिंपल बीए था जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी, मैंने एजुकेशन, लेकिन मेरी एफए में भी थी और बीए में भी मेरे पास, मैंने एजुकेशन चूंकि पढ़ी थी, तो एजुकेशन का काफी उसमें नॉलेज था मेरे पास कि बच्चों के साथ क्या कैसे डील करना है या कैसे टीच करना है। और सब्जेक्ट्स फिर मैंने इंग्लिश भी पढ़ाई, उर्दू भी पढ़ाया, और सोशल स्टडीज, मैथ्स, मतलब जो भी। और मेरी क्लासेस जो हैं वो मिडल तक ही रही, जिसमें मैंने नर्सरी में बहुत टाइम कम जो गुजारा, लेकिन केजी में काफी टाइम गुजारा, जो कि एक बेस होती है बच्चों की, तो इसलिए वो मतलब उसका भी एक्सपीरियंस है, छोटी क्लासेस का मुझे ज्यादा है कि मैंने किया। और सोशल स्टडीज लास्ट ईयर्स जो मेरे हैं, जो मैंने जद्दा में टीचिंग की है, तो वो ज्यादातर मेरे पास सोशल स्टडीज, उर्दू और इंग्लिश था। इंग्लिश कम थी निस्बतन, लेकिन रियाद में मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट और सोशल स्टडीज का ज्यादा था। तो सोशल स्टडीज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चे उसको खुशतरीन मजमून समझते हैं कि ये तो इंतहाई बोरिंग है, पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी क्लास के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश होते थे कि वो 9th-10th में जाके कहते थे टीचर प्लीज आप आके हमें पढ़ाएं, हम इस पीरियड में अब सोते हैं आजकल, आपको पता है, वरना हम सबसे ज्यादा आपके पीरियड में हम कहते थे कभी मिस नहीं करना। तो वो, और अभी भी इस वक्त भी मेरे साथ इन टच हैं बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह के, याद करती हैं, और खुशी होती है जान के कि हाँ वो अभी तक याद रखे हुए हैं हमें। अच्छा, आप टीचर हैं तो आप किस तरह का टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो अपनाती थी ताकि बच्चे आपसे सीख पाएं? और क्लास में, जिस तरह आपने कहा कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम फला क्लास में सो रहे होते हैं, तो आप कौन सी मेथोडोलॉजी अपनाती थी ताकि बच्चे आपसे आपके साथ इन्वॉल्व हो सकें? और जितना टीचर के साथ इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, उतना ही ज्यादा सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। क्लास में जब आप हैं तो आप किसी एक बच्चे के साथ नहीं हैं, और पर्पस आप याद रखें कि आपका यही होना चाहिए कि आपने सिखाना है, बच्चे आपको उनके दिमागों में डाल देनी है बात। अब उसके लिए आपको तरीके ढूंढने हैं डिफरेंट, के कैसे ज्यादा जो है वो मेरी बात इफेक्टिव हो सकती है। उसमें जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरा ताल्लुक एक गांव से था, तो मेरे पास शहर का नॉलेज भी था, मेरे पास गांव का नॉलेज भी था।
अब सोशल स्टडीज है ही इस किस्म का सब्जेक्ट कि आपको डिफरेंट चीजें जो है वो बतानी है। तो मैं उनको कोई भी एग्जाम्पल जरूर देती थी, जो कुछ मैं बता रही हूँ सिर्फ मैं ये नहीं कह रही थी कि रीडिंग कर लें, उसको मैंने उसका तर्जुमा कर दिया क्योंकि इंग्लिश मीडियम था, कि उसकी ट्रांसलेशन कर दिया और उसके बाद कहो जी यहाँ से यहाँ तक आंसर है तो ये आप याद करके आ जाए। मेरा वो एक तरीका टीचिंग का नहीं था। एक तो ये कि सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो सारी एक्सप्लेनेशन के बाद जो है आप क्या एग्जाम्पल उनको जरूर दें जो रियल लाइफ है उसमें से, क्या आप इसको जिंदगी में अगर देखते हैं तो वो कैसे है। आपने उनसे क्वेश्चनिंग, क्या आपको पता है कि आपका एक्सपीरियंस इसके बारे में है कुछ, बल्कि जब आप स्टार्ट करते हैं लेसन तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें कि बच्चों को कितना नॉलेज है इस चीज के बारे में। इस तरह से उनको पता चलेगा। पिक्चर्स में इवन जब ये आगे फिर फोन आ गया था तो मैं उनको उस पर, अब वैसे हमारे पास तो नहीं थे प्रोजेक्टर वगैरह कि हम दिखा सकें या कुछ मतलब पिक्चर्स हम नहीं वो कर सकते थे कि प्रिंट करके ला सकें। अब चार्ट्स बनाना काफी मुश्किल काम है और थोड़ा सा ओल्ड भी हो गया कह लें। तो वो फिर मैं उनको मोबाइल खोल के उसमें वहां पे भी तस्वीरें देखें ये चीज ऐसे है इस तरह से है, तो उनको एक्सप्लेनेशन उस पर भी वो दे देती थी, उनको दिखा भी देती थी जहां पे जरूरत होती थी। तो इस तरह से बच्चे फिर ज्यादा इंटरेस्ट फील करते हैं। और दूसरी बात कि उनकी प्रॉब्लम्स को जरूर देखें। अगर कोई बच्चा क्लास में आपको अपसेट नजर आ रहा है तो आपको मतलब देखना चाहिए, ठीक है आप आए हैं उनको टीच करने के लिए क्लास में, लेकिन फर्स्ट किया एक बच्चा डिस्टर्ब है उसकी वजह से पूरी क्लास जो है हो सकता है उसकी तवज्जो उधर हो या उस बच्चे की नहीं है। तो मतलब मैं ये भी शेयर करती थी उन बच्चों से, पूछती थी क्या मसला है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर मतलब मेरे साथ शेयर करते थे, या वो फ्रेंड्स को पता होता था तो वो शेयर कर देते थे कि इसका ये मसला है इस वजह से ऐसा है। तो उसमें उनको हौसला अफजाई करना, उनको समझाना, तो वो एक मदरली मतलब इफेक्ट जो है वो देने की कोशिश होती थी ताकि बच्चे जो है वो आपके साथ शेयर कर सके, जो हो सकता है घर में कमी है तो वो आप पूरी कर सकें। तो ये मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट इस वजह से भी बच्चों की हो जाती है कि जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे होते हैं, देखते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं। तो अच्छा, हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है, शरारती बच्चा कहना या एनोइंग बच्चा, जो कि अपने काम में मसरूफ होता है और वो उसको नहीं गर्ज होता कि वो टीचर क्या पढ़ा रही है। तो आप उस तरह के बच्चे को किस तरह हैंडल किया करते नहीं, शरारती बच्चा खामोश नहीं होता है। शरारती बच्चा तो शरारतें करता है, वो तो अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। शरारत बच्चा तभी क्यों करता है, उसकी रीजन होती है कि वो अटेंशन चाह रहा होता है कि मेरी तरफ मुतवज्जे हूं। तो आप उस बच्चे को कोई ऐसी एक्टिविटी दे दें कि वो सबकी नजरों में रहे, उसकी कोई ड्यूटी लगा दें। हम लोग ये भी कोशिश करते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव है आप देखते हैं तो आपको और कुछ नहीं, आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपने इस चीज का ख्याल रखना है, मॉनिटर करना है, आज आपने इस चीज की रिपोर्ट देनी है, आपने बताना है, क्लास को साफ रखना है, या आपने बोर्ड पे जो है उसको आपने देखना है, उस पर आपने डेट वगैरह लिखनी है, इन उसकी कोई ना कोई एक्टिविटी। तो उसकी वो जो एनर्जीज हैं वो यूज होती हैं। तो वो इस तरह से बच्चे काम हो तो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मेरी तरफ जो है वो सबकी तवज्जो होनी चाहिए। तो इसलिए फिर उनको इस किस्म की कोई ना कोई एक्टिविटी दे दी जाती थी। और हैं? एक्सरसाइजेज जैसे डिफरेंट में क्लास में अगर कोई करवा रही हूँ, अब आप सबको कई दफा होता है कि आप पढ़ाते जाएं और आप चेक ना करें कि किसी ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, तब भी बच्चे नहीं सीखते। कौन सा किसी ने पूछना है, जब टेस्ट होगा महीने बाद या कब तो फिर देखी जाएगी। तो मेरी थोड़ी सी कोशिश फर्स्ट की एक रीडिंग ही है, तो मैं क्लास में से लाइन से बच्चों को नहीं मैं वो उठाती थी कि अब इसकी बारी है इसकी बारी है तो इसकी बारी है, नहीं, कहीं से भी किसी को भी मैं उठा सकती हूँ जिसको मैंने देखा कि ये इनएक्टिव है, ये ध्यान नहीं दे रहा, अच्छा जी उठे तुम पढ़ो। अब उसको पता नहीं है कि कहाँ पे रीडिंग हो रही थी, तो इससे सारे अटेंटिव रहते थे, देखते थे कि हमें मतलब टीचर ने कहीं से भी उठा लेना है किसी को भी, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो मतलब इससे डिफरेंट चीजें आपको सिचुएशन के मुताबिक आप इतने अलर्ट हो, आपको ये सारा कुछ आता हो तो फिर ही आप करेंगे। अगर आप भी घर से परेशान आए हैं और एक बर्डन उतारने के लिए आए हैं, आप टीच करने के लिए नहीं आए, तो फिर मुश्किल हो जाती है। प्लीज जरूरत इसी चीज की है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए टीचर की जिम्मेदारी पूरी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा कि जैसे कहते हैं ना पैगंबराना पेशा है ये। तो और बहुत मतलब आपके पढ़ाए हुए बच्चे कह लें कि वो जिंदगी में अगर कहीं पे भी किसी मुकाम पे भी हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हो, एक बेस बनाने वाला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो इसलिए जो टीचर्स बिल्कुल स्टार्ट में है तो बहुत ही ज्यादा प्यार और अच्छे तरीके से नॉलेज के साथ बच्चों को पढ़ाएं और बताएं, बर्डन ना हो उनके ऊपर, वो खुश खुश पढ़ें। अच्छा, आपने बताया कि अक्सर आप बच्चों को बीच में से जो है ना, वो किसी को भी आपने खड़ा कर दिया जी, जिसको आपको लगा वो जरा एक्टिव नहीं है और उसका जो है ना वो सोच विचार या उसमें ख्यालात नहीं, और
किसी और दुनिया में बैठा हुआ है। तो जी। आप खड़ा कर दिया आपने, अब उसको नहीं पता कि आपने कहाँ से काटे, तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर नहीं पता तो फिर उसको कहना है कि देखिए मैंने कई दफा मैं बताती हूँ, देखिए इसीलिए उठाया गया कि आप जब क्लास में बैठे हैं तो आपको यहाँ पे हाजिर होना चाहिए। आप सीख नहीं सकते अगर आप यहाँ पे मौजूद नहीं है। मुझे पता है कि सिस्टम हमारे यही है कि नहीं आया जैसे वहीं पे मतलब समझ सकते हैं आप आगे कि ठुकाई शुरू हो गई, अच्छा तुम कैसे नहीं थे यहाँ पे तो वो नहीं, मतलब इसकी बजाय ये होता था, हाँ थोड़ी सी सख्ती की दफा होती थी, डांट होती थी, लेकिन उसके साथ उसकी रीजन भी साथ होती थी कि इस वजह से आपको डांट पड़ रही है, आपको पता होना चाहिए कि ये जिम्मेदारी इसलिए आप आए हुए हैं। तो मतलब ये कि उसके बाद फिर वो अलर्ट हो जाते थे। अच्छा, बच्चे डरते थे आपसे? डरते भी थे, खास तौर पे मुझसे सबसे ज्यादा जो डर था, मैं उनके नेल्स कटवाती थी क्लास में। बच्चियां थी मेरे पास, जो है लड़कियों का स्कूल था, तो अब 9th 10th में 8th में 7th में बच्चियां अपने नाखून बड़े करती हैं, तो मैं फिर उनका एक जो है ना कुछ दिनों बाद, दो तीन दिनों बाद सब टेबल अपने डेस्क पे रख लें। अभी अगर कोई भी सुन रही होंगी तो उनको याद आ जाएगा टाइम क्योंकि मेरे साथ है फेसबुक पे। तो वो नेल वहां पे ना उनको कहती अच्छा कल काट के आना आप, मतलब इस तरह से मैं कहती थी, वो कहती अच्छा टीचर अब हम काट लेंगे, अब हम जुमे को काटेंगे, ओके। जब वो देख रही जुमे को नहीं काटा, फिर मैंने नेल कटर लाना शुरू कर दिया था, तो उनको फिर पकड़ा देती थी, ये लोग काटो, अब काट के मुझे वापस करो तो वो उनको फिर काफी ज्यादा होता था कि ये हमारे साथ जो है होगा। डर डर से ज्यादा मेरा ख्याल रिस्पेक्ट जरूरी है आपकी, कि बच्चे रिस्पेक्ट करें। अच्छा, अब बात करते हैं टीचिंग की, हमने बात की काफी ज्यादा, अब बात करते हैं आपके यूट्यूब चैनल। तो उस जी। यूट्यूब चैनल का आपको ख्याल कैसे आया, और किसने मोटिवेट किया आपको कि जी फरजाना आपका जो है यूट्यूब चैनल होना चाहिए? मोटिवेट मेरे अपने दिमाग ने किया, क्योंकि मैं मुसलसल जब से मैं पढ़ा रही हूँ, या बल्कि जब मैं पढ़ रही हूँ, तो उस वक्त जो मुश्किलात थी कह लें आपके, जो हमें एक्सप्लेन नहीं किया जाता था, जब मैं पढ़ा रही थी मैं वो बहुत सी चीजें मैंने उस वक्त सीखी बच्चों को पढ़ाते हुए। और उससे ज्यादा यहाँ पे आके जो डिफरेंस मैंने देखा, तो मैंने ये सोचा कि ये मैं मतलब मैं जब मैं सऊदीया में पढ़ा रही थी, सोचा किस तरह से इन बच्चों को, मतलब बोर्ड के एग्जाम्स में ड्यूटी लगी हुई है, तो एग्जाम है और बच्चों को सेंटेंस नहीं बनाना आता, ना इंग्लिश में ना उर्दू में। 9th 10th के बच्चे, कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, आई नो कि कई बार वर्ड मुश्किल हैं या वो मुहावरे हैं, तो उनको सेंटेंस नहीं बनाना आता था। तो वो चीजें बहुत मतलब तकलीफ देती थी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को क्यों नहीं कुछ भी पता। और इस वक्त जो यूथ जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे मैंने फेसबुक पे देखा है, बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ बात करने को तरस रहे हैं किसी के साथ, मतलब ना मैनर्स सिखाए जा रहे हैं उनको डायरेक्टली। एक हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इधर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं ओके देखती हूँ मैं पहले एक्सेप्ट करने से कि किस किस से लोग कनेक्टेड हैं, फिर मैं मोस्टली वो जो उसको करती हूँ। नमाज अजान आ गई है। नहीं, अभी अजान का टाइम है, ये सलाम अच्छा। पढ़ा जाना। ओके। तो वो जो अच्छा, यूट्यूब। हाँ जी जी, जी। तो वो मैंने तो इसलिए अभी टाइम था, उसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो वो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स भी देख रही थी, तो मुझे ये था कि इन मसाइल का हल होना चाहिए। ये बच्चे एजुकेट नहीं होते, ना स्कूल्स में एजुकेट किया जा रहा है शायद, और ना पेरेंट्स जो हैं वो इतना ज्यादा इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत अरसे था मैं किस तरह से ये कन्वे करूं। तो अभी 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, लेकिन तब मेरे पास इतना नॉलेज, यानी एक तरीका क्या करूं क्या नहीं, वो चीजें नहीं थी। फिर अभी कोविड-19 ने जो है वो हेल्प की अब मुझे, कि मैंने कहा अब मैं फ्री बैठी हुई हूँ घर पे, मैं जॉब नहीं कर रही, घर पे हूँ, तो मैंने इस टाइम को यूज करते हुए, तो मैंने बकायदा, चूंकि मैं अब चीजें मैं कलेक्ट कर चुकी थी, मटेरियल में काफी नॉलेज अपने पास जो है मैंने इकट्ठा कर लिया था कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया। और इसी दौरान सीखा है एडिटिंग कैसे करनी है, जो उसके थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, साथ साथ सीख रही हूँ क्या करना है, मतलब अकेली मैं सब कुछ कर रही हूँ, कोई नहीं मेरे साथ। तो मेन पर्पस यही कि बच्चे जो हैं वो, उनके लिए सीखना जो है वो आसान बनाया जाए, जो मेरा मेन पर्पस है। उसमें चाहे वो पेरेंट्स हैं वो इस बात का ख्याल करें, क्योंकि डायरेक्टली बच्चे शायद ना पहुंचे वहां तक, तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी जो कोशिश है वो ये है कि पढ़ाई को आसान बनाए। मैंने बिल्कुल इसलिए बेसिक से स्टार्ट किया, मैं बड़े क्लासेस के भी थोड़े से कर रही हूँ, जैसे टेंसेस वगैरह, लेकिन मेरी स्ट्रेस है बेस पे, कि अगर वहां से बच्चों को आना शुरू हो जाएगा तो आगे खुद ब खुद फिर जो वो चल पड़ेंगे। बेस में क्या है, जैसे हम
ABC इंग्लिश में, और मैं उर्दू में भी कर रही हूँ अलिफ बे, इनकी आवाजें क्या हैं, क्योंकि पढ़ना नहीं आता, फिर इमला नहीं आती, उसके बाद बच्चों को लिखना नहीं आता, तो वो उनकी जब आपको साउंड्स आती हैं जिनको फोनिक्स भी कहते हैं, तो वो अगर आपको आती हैं तो फिर आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े, कोई भी जिसको पढ़ना नहीं आता वो आराम से सीख सकते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो वो मेरी बेसिक जो है वो कोशिश है वहां की। ये तो बात आपकी सही है कि काफी सारे बच्चों को मैंने ऐसे बच्चों को मैंने देखा कि माशाल्लाह से वो इंजीनियरिंग कर चुके होते हैं और उन्हें उर्दू लिखना नहीं आता। हम्म। तो उर्दू, यही मसला है ना, उर्दू को खास तौर पे अब सब लोगों को, मैं बहुत से लोगों को देख रही हूँ जो कहते हैं कि उर्दू हमारा मीडियम होना चाहिए टीचिंग का, मतलब स्कूलों में उर्दू हो, लेकिन कोई सिखाए तो सही कि कैसे उर्दू की तरफ तवज्जो दें। मतलब मुहिम चल रही है इतनी बड़ी बड़ी के उर्दू 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 में मतलब सारे सब्जेक्ट्स किए जाएं, लेकिन उर्दू इसलिए मुश्किल है पाकिस्तान में, मतलब बच्चों के लिए, क्योंकि उर्दू में जब आप उन हरूफ को जोड़ के कोई लफ्ज बनाते हैं तो उनकी शेप डिफरेंट है और एक तरह से चेंज नहीं होती। अगर ये को आप शुरू में लिख रहे हैं और तरह है, अगर आखिर में लिख रहे हैं और तरह है, दरमियान में है और तरह है। इसी तरह से अगर आप काफ को देख लें, ला, मतलब डिफरेंट हरूफ हैं, आप उनको जब शुरू में लिखते हैं तब उनकी और तरह की शक्ल है, दरमियान में और है, एंड पे आके और तरह से हो जाती है। तो अब अगर कम से कम उनकी आवाजें जब आपको आती है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि अगर कोई लफ्ज मैंने लिखा है तो मैं आवाजों के साथ वो बता रही हूँ, और मैंने हर, फर्ज किया अभी कभी लिखा है मैंने कभी, तो अब इसको काफ का मैंने कलर अलग उसमें रखा है, बे का अलग रखा है, और हे जो है और छोटी, ये हर एक का अलग अलग है, ताकि पता चले कि अगर काफ इसके साथ जुड़ेगा तो किस तरह की शक्ल उसकी है, तो आपने पहचानना है कि ये काफ है, ये बे है। तो इस तरह से थोड़ी सी कोशिश है, तो अगर सब लोग देखेंगे तो आई होप कि वो समझ आ जाएगी। और इंग्लिश में आसानी होती है कि वो आपके अल्फाबेट्स हैं, आपने वो याद कर लिए तो आप आराम से लिख सकते हैं फिर भी, लेकिन फिर भी वहां पे भी यही गाइडलाइन कि किसकी कौन सी आवाज है और किस तरह से दो लेटर्स मिलकर आवाज बदल देते हैं, क्या वॉवल्स की साउंड्स होती हैं, वॉवल का रोल क्या है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी। तो कोशिश कीजिए कि, मैं अगर ये कोशिश कर रही हूँ तो इसका कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग साथ नहीं देते, आप लोग नहीं देखते तो।